राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज जो अपने करेंगे साइकोलॉजी में इनके संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय एक बार तो सारे ही पढ़ेंगे, जिनके प्रवर्तक कौन है इनको माइंड में बिठाएंगे ताकि याद रहे, भूले नहीं। फिर इनको एक एक करके विस्तार से कंप्लीट पढ़ेंगे और यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है। और यहाँ से बहुत मतलब ये वाला इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, चाहे उसको एक से ही पूछा जाए, जैसे कि व्यवहारवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जैसे जेबी वॉटसन, चाहे ऐसे पूछा जा सकता है। फिर 4 दे करके उनमें एक ऑप्शन गलत और 3 सही दे करके पूछा जा सकता है कि असत्य कौन सा है। तो यहाँ से आता है क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से देखना है। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं तो संरचनावाद संप्रदाय है, इसको अंतर्दर्शनवाद संप्रदाय भी कहते हैं। तो इनके प्रवर्तक कौन है? तो संरचनावाद संप्रदाय है, इनके प्रवर्तक है विलियम वुंट। और शिष्य की बात करें तो इनके शिष्य है टिचनर। अब इनको याद कैसे रखना है, एक एक को याद भी तो रखना है। देखो कैसे याद करोगे, यहाँ पर दिया हुआ है संरचनावाद, तो आपको ऐसे लेना है संरचना। कैसी संरचना है, किसकी संरचना की बात कर रहे हैं? तो आपको कुछ नहीं लेना, विलियम वुंट से आपको लेना है बूट तो देखे होगा, बूट यानी कि शूज जो पहनते हैं, इस प्रकार के बने होते हैं शूज। अब शूज से बूट बोल दिया ना, कई बार बूट बोल दिया आप, है ना बूट। उसकी संरचना कैसी है? तो जब भी संरचनावाद आता है, संरचना देखनी है कि बूट किस प्रकार से बना हुआ, उसकी संरचना कैसी है। तो आपको याद रह जाएगा, हाँ भाई संरचना आपने बूट का याद किया था, विलियम वुंट याद रह जाएगा। शिष्य इनके टिचनर। नेक्स्ट प्रकार्यवाद, इसको कार्यवाद संप्रदाय भी कहते हैं। अब देखो इनके प्रवर्तक कैसे भी माइंड में बिठाने हैं, कैसे भी कनेक्ट करके याद करो, चाहे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो प्रकार्यवाद या कार्यवाद संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है विलियम जेम्स। और सहयोगी की बात करें तो जॉन डीवी, और इनसे संबंधित एक जेम्स आर एंजिल भी है। अब देखो इनको कैसे याद करोगे कि प्रकार्यवाद में यहाँ भी कार्य आ रहा है और यहाँ भी कार्य आ रहा है, ठीक है, कार्य आ रहा है। और इसका जो है विलियम जेम्स से आप लो जेम, है ना, जेम खाया होगा जेम। तो भाई जेम जब भी कोई बंदा बनाता है, जेम बनाता है, तो वो काम करता है, कार्य करता है खाने के लिए। जब जेम बनाता है तो कार्य करता है। जब भी कार्य आता है तो आपको बस माइंड में ये बिठाना है कि कार्य किस चीज का करेगा, जेम बनाएगा, जेम्स यानी कि विलियम जेम्स याद रह जाएगा। और संरचना किसकी है, संरचना किसकी देखनी है, बूट की देखनी है, यानी कि शूज की, वुंट ऐसे याद रह जाएगा, विलियम वुंट, दोनों याद हो गए। नेक्स्ट देखो व्यवहारवाद संप्रदाय, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफी बार पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो इसको कैसे याद रखोगे? व्यवहारवाद संप्रदाय से आप लो कि कौन है इसके, जेबी वॉटसन, पीछे आ रहा है वॉटसन में आ रहा है सन से बेटा, सन कौन होता है, सन बेटा होता है, पुत्र होता है। व्यवहारवाद यानी कि व्यवहार, यहाँ व्यवहार आ रहा है भाई, हर कोई चाहता है कि मेरे बेटे का यानी कि सन बेटा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, किसी गलत बंदे के साथ ना हो, व्यवहार अच्छा हो, है ना, हर कोई माँ ये चाहती है। तो व्यवहारवाद संप्रदाय किसका है, व्यवहार किसका अच्छा हो, सन का, हर माँ सोचे कि सन वॉटसन, जेबी वॉटसन। प्रकार्यवाद कार्य है, कार्य आ रहा है, कार्यवाद या प्रकार्यवाद किस चीज का कार्य कर रहा है, जेम्स बनाने का, जेम्स ऐसे लेना है, कनेक्ट करना है। संरचनावाद कैसी संरचना, किसकी संरचना की बात कर रही है, वुंट विलियम वुंट, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, इसको सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी बोलते हैं, या पूर्णाकार सिद्धांत या पूर्ण से अंश का सिद्धांत, यानी पूर्ण से अंश की ओर, है ना, पूर्ण से अंश का सिद्धांत। तो इसको समग्रवाद बोलते हैं, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। अब देखो गेस्टाल्ट, आप लोग गेस्टाल्ट से लोग गेस्ट, और जब भी गेस्ट आते हैं ना घर में, तो आगे वाला गेस्ट क्या, वर्दी, अच्छी वर्दी पहन के आएगा, है ना, बाबू बन के आएगा। और घर में अपने भी क्या करेंगे, जब गेस्ट आएंगे तो समग्र यानी कि समग्र पूरे समग्र रूप से पूरे तैयार शार हो जाएंगे, भाई गेस्ट आ रहे हैं घर पे, है ना, वर्दी पहन के। तो मैक्स वर्दीमर, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो भाई। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, सूझ एकदम सूझेगी भी हमको, हाँ गेस्ट आ रहे हैं वर्दी पहन ले, ऐसे भी कर सकते हो। फिर इनके सहयोगी की बात करें तो आप सहयोगी कैसे याद रख सकते हो? देखो कोहलर, कोफ्ता, कुर्त लेविन। देखो घर पे अगर आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो वर्दी पहन रहे हैं, वर्दी कैसे भाई? अब देखो कुर्ता तो सुना होगा, कुर्ता किसको पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, कुर्त लेविन, है ना। और पोशाक से आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुर्ता से पूछा जाता है कुर्त लेविन। जब भी वर्दी पहनेंगे, घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो कुर्ता पहनेंगे, कुर्त लेविन, यानी कि सहयोगी याद हो रहे हैं। कोफ्ता, घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो क्या बनाएंगे, कोफ्ता बनाएंगे।
कौन बनाएगा? कोहलर बनाएगा, ऐसे याद रहना। कोहलर कोफ्ता बनाएगा, कुर्ता पहनेगा। तो इस प्रकार से ये सारे सहयोगी और इनके प्रवर्तक है वो याद हो जाते हैं। नेक्स्ट, मानवतावाद सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मानवतावाद सिद्धांत अब्राहम मेस्लो और जो कार्ल रोजर्स है वो भी है, तो दोनों ही ध्यान रखना। अब्राहम मेस्लो, अब्राहम लिख लो इसको। अगर क्वेश्चन आता है कि कार्ल रोजर्स है, अगर ऑप्शन में आते हैं मानवतावादी वैज्ञानिक, तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है भाई ये, तो अब्राहम मेस्लो और कार्ल रोजर्स ये मानवतावादी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, रोज कॉल करते हैं, मानव ही करते हैं, किसी प्रकार अब्राहम मेस्लो भी कनेक्ट कर लो। फिर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत से, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकंड ग्रेड की बात करें, देखो ये थर्ड ग्रेड में भी काफी बार पूछा गया है। अगर बात करें सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइकोलॉजी में ना जब इस प्रकार के ये संप्रदाय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत ईजी आते हैं मिलान वाले, यानी कि 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें जो 4 देते हैं ना आगे 1 2 3 4, यानी कि जब ऑप्शन सही करते हैं तो उनमें ना बिल्कुल ही जैसा एक का मिलान होता है ना दूसरे का, तो ऐसे बिल्कुल ही इजी होते हैं, बिल्कुल ही मतलब टफ नहीं होते हैं सेकंड ग्रेड में। ये वाले क्वेश्चन कभी भी देख लेना पीछे के एग्जाम उठा करके। तो मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड, ऐसे भी याद नहीं रहता है, तो मनोविश्लेषण यहाँ से आ रहा है, मनोविश्लेषण सिगमंड से सिगमंड फ्राइड से थोड़ा कनेक्ट कर लो। फिर देखो प्रेरकीय संप्रदाय, अब देखो प्रेरकीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है विलियम मैकडूगल। इनको कैसे याद रखोगे? मैकडूगल से मैकडू, मैं मुंह आ रहा है ना इसमें, थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट हो रहा है मुंह से, विलियम मैकडूगल, मैकडू मुंह है ना, मुंह है, मुंह है से अपने लिप्स जब हिलते हैं मुंह से तभी किसी को प्रेरणा देते हैं। कहाँ से देते हैं? मुंह से देते हैं, प्रेरणा बोल करके देते हैं। मैकडूगल मुंह, प्रेरकीय, तो प्रेरणा से याद रह जाएगा प्रेरकीय, प्रेरकीय संप्रदाय से मैकडूगल याद रह जाएगा, ऑप्शन में याद आ जाते हैं ऐसे। साहचर्यवाद, तो जॉन लॉक है इंग्लैंड के, तो साहचर्यवाद के जो प्रवर्तक है वो ध्यान रखना जॉन लॉक। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो मनोविश्लेषणवाद हो गया, व्यवहारवाद संप्रदाय हो गया, संरचनावाद संप्रदाय हो गया, और मनोविश्लेषणवाद संज्ञानवाद, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आता है। संज्ञानवाद, संज्ञानवाद के जीन प्याजे, ये रट लो, ये तो याद ही होगा, संज्ञानवाद के संप्रदायिक है प्रवर्तक है वो है जीन प्याजे। और इनके अन्य समर्थक की बात करें तो जेरोन ब्रूनर है, वाइगोत्स्की है, कुर्ट लेविन है, इनके अन्य समर्थक भी ध्यान रखने हैं। तो संज्ञानवाद के जो प्रवर्तक है, जो जनक है, प्रतिपादक है वो कौन है? जीन प्याजे है संज्ञानवाद के, और अन्य समर्थक है कुर्ट लेविन, वाइगोत्स्की, जेरोन ब्रूनर। प्रयोजनवाद के है विलियम मैकडूगल, और ये प्रेरकीय संप्रदाय के भी विलियम मैकडूगल। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो करेंगे अपने संरचनावाद को कंप्लीट करेंगे, प्रकार्यवाद को करेंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मनोविश्लेषणवाद, मानवतावाद सिद्धांत और समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद यानी कि संप्रदाय, इनको अपने इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ये टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट हब, और यहाँ पर आपको इसके बाद में इनकी PDF मिल जाती है, पर थोड़ा टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको पर मिल जाती है। ये लोग सबसे पहले अपने बात करते हैं संरचनावाद सिद्धांत। जो संरचनावाद संप्रदाय है इसका और नाम देखो इसको क्या कहते हैं, अंतर्निरीक्षणवाद भी बोलते हैं और अस्तित्ववाद भी बोलते हैं। तो संरचनावाद या अस्तित्ववाद आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इनकी बात करते हैं। तो मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम संप्रदाय है, भी पूछ ले तो मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम पहला संप्रदाय कौन सा है? तो संरचनावाद, अस्तित्ववाद। और इनके प्रवर्तक की बात करें तो स्थापना की बात करें तो 19वीं शताब्दी में होती है इनकी, और विलियम वुंट इनके प्रवर्तक है जो कि जर्मन के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है संरचनावाद। तो देखो इसकी स्थापना 1892 में हुई, और इसके प्रवर्तक जर्मन के मनोवैज्ञानिक कौन है? विलियम वुंट है। और शिष्य की बात करें तो टीचनर है इनके, याद रखना शिष्य टीचनर है। देखो संरचना मैंने कैसे कहा था, संरचना किसकी? वुंट की, तो विलियम वुंट याद रखेंगे, शिष्य टीचनर है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि जो टीचनर है शिष्य, इन्होंने संरचनावाद की नींव डाली थी, ठीक है ना। तो मूल रूप से टीचनर है जो कॉर्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका के, इनको सबसे ज्यादा श्रेय जाता है मूल रूप से। और इनके अन्य नाम भी देखना, अंतर्निरीक्षण या अस्तित्ववाद संप्रदाय, ये ध्यान रख लेना। तो इस संप्रदाय की स्थापना 19वीं शताब्दी में जर्मन के विद्वान विलियम वुंट ने की थी। और ये जो विलियम वुंट है ये लिप्जिंग जो विश्वविद्यालय है इनके प्रोफेसर थे भाई। विलियम वुंट ने देखो मनोविज्ञान के स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया, मनोविज्ञान का स्वरूप है इसको प्रयोगात्मक बनाया, और लिप्जिंग विश्वविद्यालय में देखो 1800
1979 यानी कि 1879 में मनोविज्ञान की जो सफल पहली प्रयोगशाला है वो स्थापित की थी इन्होंने। और प्रथम, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रथम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, तो ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट विलियम वुंट है। और देखो विलियम वुंट के अनुसार प्राथमिक संरचना के 3 तत्व बताइए। तत्व कौन से? संवेदना है, भाव है, प्रतिमा है, जिनमें चेतना प्रभावित रहती है भाई। तो अब देखो, अगर इसमें पूछ ले कि संरचनावाद संप्रदाय इसका प्रधान विषय वस्तु कौन सा है, तो चेतना को विषय वस्तु, प्रधान विषय वस्तु माना चेतना को। और विलियम वुंट ने सर्वाधिक जो अध्ययन किया है वो इस संवेदना पर अध्ययन किया है विलियम वुंट ने। तो इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना, इसमें इतना ध्यान रखना है कि संरचनावाद का अंतर्दर्शनवाद या अंतर्निरीक्षणवाद या अस्तित्ववाद कहते हैं। इनके प्रवर्तक ध्यान रखने विलियम वुंट है और शिष्य टीचनर है। और इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में की, ये प्रथम संप्रदाय है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और इनका ये ध्यान रखना कि पहली प्रयोगशाला का, और ये जो विलियम वुंट है इन्होंने 3 तत्व बताए, संवेदना, भाग, प्रतिमा। नेक्स्ट देखो प्रकार्यवाद संप्रदाय, इसको कार्यात्मकवाद भी बोलते हैं। कार्यात्मकवाद आ जाए चाहे प्रकार्यवाद आ जाए। अब मैंने आपको ऐसे बताया था जहां कार्य आता है तो ऑप्शन में आपको देंगे कि प्रवर्तक जनक कौन है। तो कार्य किस चीज का काम कर रहे हैं? जेम्स बनाने का, ऐसे लेना। तो विलियम जेम्स इसके जनक है, अमेरिकी विद्वान है। ये सहयोगी इनके जॉन डेवी है, ये भी अमेरिकी विद्वान है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी मनोविज्ञान 1896 में। नेक्स्ट देखो प्रकार्यवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से विलियम जेम्स ने 1890 में अपनी एक पुस्तक लिखकर, जिसका शीर्ष प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कर दी थी। तो भाई जो प्रकार्यवाद चाहे कार्यात्मकवाद मानो, कुछ भी, दोनों का नाम ध्यान रखना। इनका जो सूत्रपात है वो अमेरिका के ये शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी, इनके द्वारा किया गया, शिकागो विश्वविद्यालय में किया गया था 1895 में। तो इस संप्रदाय के उद्भव का श्रेय किनको जाता है? विलियम जेम्स को ही जाता है। तो अब ध्यान रखना कि जब भी प्रकार्यवाद या कार्यात्मक संप्रदाय है तो उसमें अगर बात करें तो इसमें देखो, इसमें जो विलियम जेम्स है इन्होंने क्रियात्मक पक्ष यानी कि जो कार्यात्मक उपयोगिता उस पर अधिक बल दिया था, सबसे ज्यादा बल दिया था कि कार्यात्मक उपयोगिता पर बल दिया था। यानी कि जो विलियम जेम्स है उनके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु में चेतना तो थी, अवश्य थी, चेतना तो अवश्य ही थी, परंतु इन्होंने क्रियात्मक पक्ष पर यानी कि कार्यात्मक उपयोगिता उस पर सबसे ज्यादा बल दिया था और रुचि को भी विशेष महत्व दिया था। ये तीनों चीज ध्यान रखना। किस पर सबसे ज्यादा बल दिया था विलियम जेम्स ने? क्रियात्मक पक्ष पर, यानी कि प्रकार्यवाद संप्रदाय पढ़ रहे हैं कार्यात्मकवाद, इन्होंने विलियम जेम्स ने कार्यात्मक उपयोगिता पर बल दिया और रुचि को विशेष महत्व दिया। और विलियम जेम्स देखो डार्विन के विकासवाद से भी प्रभावित थे। और प्रकार्यवाद के अनुसार मनोविज्ञान का जो संबंध है वो मानसिक प्रक्रियाओं या कार्य के अध्ययन से होता है, न कि चेतना के तत्वों के अध्ययन से। ठीक है, अब देखो भाई थोड़ा सा ये देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर अच्छे से देखने वाली चीजें हैं कि समझने वाली है कि अगर क्वेश्चन आता है कि अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक पूछे, अमेरिकी मनोविज्ञान के किस प्रकार से क्वेश्चन बने जाते हैं, चाहे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछे चाहे अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक पूछे, तो विलियम जेम्स ही है। और एक चीज ये ध्यान रखना, नोट, कुछ विद्वानों के अनुसार विलियम वुंट को भी आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना गया है। अगर अलग अलग आता है, मान लो अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक पूछ लिया, आधुनिक मनोविज्ञान के विलियम जेम्स, ठीक है ना। अगर मतलब विलियम वुंट भी दिया जाता है ऑप्शन में, विलियम जेम्स न होकर के विलियम वुंट दिया जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान के विलियम वुंट आए तो ये भी सही है, परंतु दोनों ऑप्शन नहीं आते। फिर भी अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो ज्यादा इनको माना गया विलियम जेम्स को। पर ये दोनों ही गलत नहीं है कि कुछ विद्वानों के अनुसार विलियम वुंट को भी आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माना गया है, परंतु अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला चीज। और वैसे दोनों मतलब एक एक करके आता है तो ये दोनों ही सही है, पर दोनों साथ में बहुत कम आता है। नेक्स्ट मनोविश्लेषणवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है। और एक चीज बताऊं, देखो ये चीज तो ऐसे है कि जो संप्रदाय है यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना, यहाँ से तो उठाए जाते हैं क्वेश्चन। दूसरी चीजें, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से ना आजकल आपको ट्रेंड का पता है भी किस प्रकार के क्वेश्चन बने जा रहे हैं कि बुक में जिस प्रकार के टॉपिक दिए वहां से क्वेश्चन न पूछ करके आपका माइंड चेक किया जाता है कि कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आप देखते होंगे
जिस प्रकार से शिक्षण विधियां होती है ना, उसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आपको जैसे आपका माइंड चेक किया जाता है और आप किस प्रकार से उस क्वेश्चन को हल करते हैं और वो क्वेश्चन सही कर पाते हैं, यानी कि खुद के ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं इन्हीं साइकोलॉजी से। पर ये संप्रदाय है, यहाँ से तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो मनोविश्लेषणवाद, तो ये जो मनोविश्लेषणवाद है ये संप्रदाय 1900 ईस्वी में, कब 1900 ईस्वी में सिगमंड फ्राइड जो वियना है, यहाँ वियना के द्वारा इसको प्रतिपादित किया था, सिगमंड फ्राइड के द्वारा मनोविश्लेषणवाद को, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड, ये ध्यान रखना। तो इनके प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो मनोविश्लेषणवाद को ना मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा गया है। तो पहला जो प्रथम बल कहा गया वो मनोविश्लेषणवाद को। अब दूसरा बल किसको कहा गया है, अगर दूसरा बल पूछ ले द्वितीय बल किसको कहा गया, द्वितीय बल कहा गया व्यवहारवाद को, और जिसके मनोवैज्ञानिक है जेबी वॉटसन, तो व्यवहारवाद को द्वितीय बल कहा गया है। और तृतीय बल पूछ ले, तृतीय बल मानवतावाद को, जैसे मैं मानवतावाद करवाऊंगी तो उसमें आपको ये तीनों बल लिखवा दूंगी, वहां करवा दूंगी, शायद मैंने नोट्स में ऐड किया होगा। तो आप ये जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि मनोविश्लेषणवाद को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा गया है। और सिगमंड फ्राइड इनके जनक, ध्यान रखना। देखो फ्राइड ने व्यवहार पर अचेतन मन के प्रभाव पर बल दिया है। तो फ्राइड ने व्यवहार पर किसके, अचेतन मन के प्रभाव पर बल दिया है। इसमें कुछ अन्य जो मनोविश्लेषणवादी चिंतक है वो देख लो। सिगमंड फ्राइड की पुत्री भी है, कौन है, एन्ना फ्राइड आ गई, और कार्ल यूंग, एल्फ्रेड एडलर, ये सारे इनके मनोविश्लेषणवादी चिंतक भी है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है कि फ्राइड के लैंगिक जो मूल प्रवृत्ति इस पर ज्यादा बल देने के कारण, इन्होंने फ्राइड ने लैंगिक जो मूल प्रवृत्ति है इस पर अत्यधिक बल दिया। इस कारण उनके जो दो साथी थे वो इनसे अलग हो गए। और जो ये फ्राइड है, जो सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने ना जो मानसिक रोगी है उनकी चिकित्सा में मनोविश्लेषणवादी जो पद्धतियां उनकी भी खोज की थी। ये भी ध्यान रखना कि जो सिगमंड फ्राइड है इन्होंने मानसिक रोगों की चिकित्सा में मनोविश्लेषणवादी पद्धतियों की भी खोज की थी। और जो ये संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद, इस संप्रदाय में काम, इच्छाओं का जो दमन होता है, जो दबी हुई होती है, काम हो गई, काम, इच्छाओं का दमन एवं दबी हुई जो इच्छा होती है उनको भी भूतकालीन और उनमें जैसे कामनाएं, मानसिक संघर्ष, मानसिक जो ग्रंथियां होती है उनको असामान्य व्यवहार करके बताया था इन्होंने, मतलब असामान्य व्यवहार है उसका कारण बताया था। तो अब देख लो भी इस मनोविश्लेषणवाद, आपको क्या ध्यान रखना है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक जो है सिगमंड फ्राइड, ठीक है ना, प्रथम बल कहा गया इसको, ठीक है। और व्यवहार पर अचेतन मन के प्रभाव पर इन्होंने बल ज्यादा दिया। अब देखो इसमें आपको जो देखना है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखो इस संप्रदाय में दो मॉडल बताएं, कौन कौन से मॉडल बताएं, ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही। देखो एक तो स्थलाकृति संरचना, इसमें आते हैं स्थलाकृति संरचना है, इसमें जो चर्चा हुई स्थलाकृति संरचना में चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन की हुई है। अब इनको सारे को अच्छे से पढ़ेंगे कैसे क्या है। फिर देखो एक संरचनात्मक मॉडल, स्थलाकृति संरचना में जो चर्चा हुई वो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन पे। ऐसे संरचनात्मक जो मॉडल है इसमें जो चर्चा हुई है वो इदम, अहम जो ईगो है, परम अहम यानी कि सुपर ईगो, इनको अच्छे से समझेंगे अपने। अब देखो इसमें जो चेतन है ये क्या है, चेतन जो भी हम प्रत्यक्ष करते हैं, जो हम देखते हैं, जो प्रत्यक्ष करते हैं वो होता है, यानी कि मस्तिष्क की जागृत अवस्था होती है। तो ये चेतन कितना होता है, जो प्रत्यक्ष करते हैं हम, यानी कि जो जागृत अवस्था होती है वो 10% होती है, यानी कि 100 में से 10% चेतन होता है और बाकी बचा 90 वो अचेतन होता है। तो अचेतन में क्या होता है, मन में जो दमित इच्छाएं हैं, जो अंदर दबी हुई जो इच्छाएं हैं वो अचेतन मन के अंतर्गत आती है। यानी कि अचेतन मन है ये दमित इच्छाओं का एक भंडार है, दमित इच्छाओं का भंडार है। जो दमित इच्छाएं जो दबी हुई होती है वो इनके अंतर्गत आती है। तो ये 90% है और जो चेतन है वो 10% है, ठीक है ना। अब जो अर्धचेतन है, जो बीज का आधा अर्धचेतन है, ये देखो ये क्या है, ये चेतन और अचेतन इनके बीच की अवस्था अर्धचेतन हो गई। तो अब ध्यान रखा, चेतन 10% और 90% अचेतन, ही ध्यान रह गया। और यानी कि मस्तिष्क की जागृत अवस्था 10% चेतन होता है और दमित इच्छाओं का ये भंडार है अचेतन। फिर आगे देखो, पहले तो आप इसको मोटा मोटा देखो फिर इनको अच्छे से समझते हैं। देखो
कि जो संरचनात्मक मॉडल है इसमें देखो जो चर्चा होती है इदम, अहम और परम अहम। इदम को बोलते हैं ईद और अहम को बोलते हैं ईगो, परम अहम को बोलते हैं सुपर ईगो। अब देखो इदम क्या है, ईद, इसमें तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग आते हैं। तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग कैसे होते हैं, यानी कि जो जिद्दी होते हैं, जो जिद करते हैं और भाई मेरे को ये चीज अभी चाहिए तो चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं, आप लोगों ने देखा किस प्रकार जिद करते हैं, कोई खिलौना चाहिए उनको तो वो ऐसे बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं, हाथ पैर मारने लग जाते हैं, जिद उनकी पूरी करते हैं, मतलब जिद पूरी करनी पड़ती है। उसमें आते हैं ईदम, ईद में जो आते हैं तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग आते हैं। इनमें क्या होता है, तार्किक व नैतिक अनुपस्थित होता है, नहीं होता तार्किक और नैतिक, ये तामसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। सुखवादी सिद्धांत पर रहते हैं, यानी कि इनको बस सुख चाहिए, कैसे भी इनकी पूर्ति हो जाए, इनको मतलब जो चीज जिद कर रहे हैं वो इनकी पूरी हो जाए, यानी कि तंतकाल आनंद, सुख और संतुष्टि प्राप्त करना। जिद करेंगे हमें ये चीज चाहिए कैसे भी, और यानी कि इनको तामसिक प्रवृत्ति वाले बोलते हैं। यानी कि सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने बताया कि हमारे जो अवचेतन मन में बहुत सारी जो इच्छाएं होती रहती है वो ही तो ईदम है। अगर बात करें इदम की तो ये एक काम प्रवृत्ति का ही भंडार है, इसलिए इन्होंने लिबिडो भी कहा गया है। और जो ये बताई गई है शेषवावस्था में, ये यानी कि इसकी अवस्था है वो शेषवावस्था, लिख लो यहाँ पर। मान लो शेषवावस्था, आप ऐसे सोचो कोई छोटा बच्चा शिशु है, अगर उसको ना मतलब माँ का अगर जो स्तनपान है वो करना है तो वो करेगा, और उसमें यानी कि काम प्रवृत्ति का मतलब जो काम प्रवृत्ति होती है वो जागृत होती है, यानी कि सुख का अनुभव कैसे भी कोई भी उनको चीज मान लो ऐसे है जो चीज चाहिए तो उनको वो लेकर ही मानते हैं, फिर उनको वो ही सुख की अनुभूति होती है। वो बस उनको कुछ नहीं चाहिए समाज क्या कहता है। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें इनको ऐसे रहता है कि भी समाज क्या कहेगा, इसमें इसको कोई फर्क नहीं पड़ता समाज क्या कहेगा, कुछ नहीं, बस अपनी जो इच्छा पूरी करनी है वो कैसे भी करेंगे। फिर अहम या ईगो, इसको बोलते हैं ईगो, ये वास्तविकता पर आधारित होता है, ये जिद पर मतलब जिद अड़ा रहता है। ये अहम होता है, ईगो ये वास्तविकता पर आधारित होता है। इसमें मानवीय प्रवृत्ति वाले लोग आते हैं, यानी कि मानव, जो मानवीय प्रवृत्ति वाले। और यहाँ बात करें, इसमें जो व्यक्ति निर्णय लेता है ना वो प्रत्यक्षीकरण के आधार पर लेता है, निर्णय प्रत्यक्षीकरण के आधार पर लेता है और आगे की घटना का पूर्व विचार करता है। कैसे आगे की घटना का पूर्व विचार कैसे करता है, आप ऐसे मानो कोई एक लड़का है, वो मान लो कहीं भी, आप ही सोच लो है कि आपका दोस्त है और आपके घर पे आया मान लो, और उसकी ऐसी इच्छा हो गई कि आपके घर पे कुछ सोना देखा या कुछ भी, उसकी चोरी करने की मन में हो गई, भी मैं चोरी कर लूं और इसको बेच करके कुछ भी खरीद लूंगा, मान लो उसके मन में ऐसा आ गया। उसके मन में जो विचार आया ना कि मुझे चोरी करनी है, वो विचार आया, जो वो चोरी करनी है, वो मन में इच्छा जागृत हुई, वो तो था, ये इदम था। उसके मन में आया कि मान लो आपका ही दोस्त आपके घर पे आया, सोना देखा, उसके मन में आया कि चोरी कर लूं, वो उसके मन में जो आया चोरी करने की, वो तो था ईदम, इच्छा जागृत हुई, वो ईदम था। फिर इस आपके दोस्त ने क्या सोचा, ये सोचा कि अगर मैं चोरी करूंगा, पकड़ा गया, मेरा दोस्त क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, मतलब इस प्रकार की उसके जो मन में आता है, वो बाद में अपना मन बदल लेता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, मेरा दोस्त क्या बोलेगा, ऐसा तू तो ऐसा है, वो है, समाज क्या कहेगा। वो होता है आगे की घटना का पूर्व विचार करना, वो आगे की घटना का सोचता है, तो वो होता है अहम ईगो, यानी कि ये वास्तविकता पर आधारित है, यानी कि उसमें मानव प्रवृत्ति होती है, मानवीय प्रवृत्ति वाले लोग आते हैं इसमें अहम। फिर बात करें परम अहम, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आपको ये इसको अच्छे से समझ लेते हो फिर कभी भूलोगे नहीं, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं फटाफट भी करवा सकती हूँ पर ये चीज समझने वाली है। इसमें जो अवस्था होती है शेषवावस्था और इसमें बाल्यावस्था। फिर देखो परम अहम, इसको सुपर ईगो बोलते हैं, इसमें व्यक्ति में देवत्व प्रवृत्ति पाई जाती है। भाई परम अहम सुपर ईगो में देवत्व प्रवृत्ति, यानी कि व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति आदर्शवादी व नैतिकता का सिद्धांत लिए होता है इसमें, यानी कि नैतिक गुणों का प्रतीक, यानी कि आदर्शवादी सिद्धांत। और जो ये परम अहम होता है ये पूर्णतः चेतन द्वारा निर्धारित होता है और ये अचेतन। और इसमें जो अहम है देखो, पहले कि जागृत हुई कि मैं चोरी कर लूं, और बाद में क्या हुआ, बाद में इसके मन में आया कि ऐसा मुझे नहीं करना, समाज क्या कहता है, तो यानी कि आगे की घटना का इसने पूर्व विचार किया, ये बीच का हो गया ना। ये जो होता है परम अहम सुपर अहम, सुपर जो ईगो है ये इस इदम और अहम इन दोनों पर कंट्रोल करता है, दोनों पर नियंत्रित करता है ये वाला।
यह पूरी तरह से सामाजिक और नैतिकता पर आधारित है भाई। परम अहम जो सुपर ईगो है इसमें आ जाता है, यानी कि किशोर होते हैं ना, किशोर अवस्था आ जाती है। आप सोच लो कि यहाँ शिशुअवस्था है कि वो जिद करेगा बिल्कुल, यहाँ बाल्यावस्था है और यहाँ किशोर अवस्था आ जाती है। तो अब इनको थोड़ा सा आगे मैंने लिख रखा है, उनको देखेंगे अच्छे से। देखो अब यहाँ समझो कि ईदम ईद पढ़ा, इसमें शिशुअवस्था और इसमें बाल्यावस्था, और परम अहम परा अहम है जो परम अहम यानी कि सुपर ईगो है वो किशोरावस्था में। तो देखो यहाँ बात करते हैं, यहाँ बंदा क्या होता है, स्वार्थी होता है, बिल्कुल स्वार्थी होता है भाई। ईदम में जिद करता है, जिद्दी होता है, सुख चाहिए, कैसे भी चाहिए, किसी भी हाल में इसको सुख चाहिए, जो ये करेगा मुझे ये चाहिए, चाहिए तो चाहिए। और मतलब भी होता है भाई, स्वार्थी होता है, पशु प्रवृत्ति होता है, कुछ भी पता नहीं लगता समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, कुछ भी पता नहीं लगता। इसमें जो ये माना गया है ना इसका कि ईदम को कैसे कहा गया है, घोड़ा। और अहम जो ईगो है इसमें सुख चाहिए बट समान के साथ चाहिए भाई, है ना, सुख चाहिए पर ऐसे नहीं कि जैसे कि ये जिद कर रहा है समाज कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ समाज का फर्क पड़ता है, समाज क्या कहेगा। और इसी को जो कहा गया है ईगो को, वो पुलिसमैन कहा गया, किंग ऑफ माइंड यानी कि मन का राजा। नेक्स्ट परा अहम सुपर ईगो, ये किशोरावस्था में होता है। इसमें देखो जो व्यवहार होता है वो सामाजिक नैतिक आदर्श इस प्रकार का होता है, और ये चेतन मन से जुड़ा होता है। परा अहम आदर्शवादी सिद्धांत है। देखो जो ईदम है और अहम है इन दोनों पर ये कंट्रोल करता है, इनको नियंत्रित करता है। ये पूरी तरह से सामाजिकता एवं नैतिकता पर आधारित है, ये चेतन मन से जुड़ा होता है। अब आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो जरूर बताना कि आ रहा है, नहीं आ रहा है फिर भी बता देना। देखो फ्राइड के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति में तीनों का समन्वय होता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है तो फ्राइड कहता है उनमें तीनों का ही समन्वय होता है, तथा संतुलित में ईगो मजबूत होता है, ठीक है ना। और फ्राइड ने स्वमोह है, नार्सिसिज्म तथा लिबिडो है, इसकी अवधारणा दी है फ्राइड ने। अब करते हैं मानवतावाद। देखो मानवतावाद की बात करें तो प्रतिपादक है अब्राहम मेस्लो और कार्ल रोजर्स जो अमेरिका के, और इसकी स्थापना 1962 में अब्राहम मेस्लो ने की। और कार्ल रोजर्स व G.H. मीड है, ये भी मानवतावादी है। तो इस मनोविज्ञान को देखो, इस मनोविज्ञान का जो ये मानवतावाद है इसे मनोविज्ञान का तीसरा बल कहा गया। मैंने बताया कि पहला जो कहा गया था, ये देखो पहला मनोविश्लेषणवाद को, द्वितीय कहा गया था व्यवहारवाद को, तृतीय बल मानवतावाद को, ठीक है ना। तो ये तीनों ही ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। देखो इस संप्रदाय का जो उद्देश्य है मानवतावाद का, व्यक्ति का संगठित व समग्र रूप से अध्ययन करना है। तो ये ध्यान रखना, समग्र रूप से अध्ययन करना, नहीं कि संगठित और समग्र रूप से अध्ययन करना ही इसका उद्देश्य है। आता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अर्थात मानव जीवन की संपूर्णता के अध्ययन पर बल देता है, यानी कि जो पूर्ण है संपूर्णता पर बल देता है। तो अब देखो अब्राहम मेस्लो का ये जो है ना, जो ये तीनों सिद्धांत है वो मैंने आगे जैसे करवा रखे हैं कि अब्राहम मेस्लो ने 5 आवश्यकताओं को 3 भागों में विभाजित किया है। वैसे अभी प्रेरणा में करेंगे उनको, फिर भी मैं एक बार यहाँ पर आपको करवा दूंगी कि अब्राहम मेस्लो का अगर पूछे सबसे उच्च स्तरीय सिद्धांत कौन सा है, तो आत्म सिद्धि का लक्ष्य ये सबसे उच्च स्तरीय है। यहाँ मैंने इस प्रकार लिखा है कि यहाँ से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इनको जरूर ध्यान रखना कि मानवतावादी सिद्धांत में देखो कि अगर आता है कुछ भी इनमें से आ जाए, कि अगर आ जाए पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत तो ये भी अब्राहम मेस्लो का है, मांग आपूर्ति का सिद्धांत पूछ ले तो भी अब्राहम मेस्लो का, मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत पूछे तो भी अब्राहम मेस्लो का, नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत या स्व्यार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत आ जाए तो भी अब्राहम मेस्लो, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो कि अब्राहम मेस्लो ने 5 आवश्यकताओं को 3 भागों में विभाजित किया। 5 आवश्यकताएं हैं उनको 3 भागों में विभक्त किया है। एक तो मैंने आगे से करवा रखा है बहुत अच्छे तरीके से, अभी इसी वीडियो में करेंगे, और वैसे अपने अभी प्रेरणा करेंगे तो उसमें और समझेंगे। देखो एक तो निम्न स्तरीय आता है जिसमें आती है शारीरिक आवश्यकताएं। ये जो है वो आवश्यकताओं की पदानुक्रमिक संरचना है जिसमें कि निम्न स्तरीय आवश्यकता होती है, शारीरिक आवश्यकताएं आती है, और जो ये होती है एक तो निम्न वाली होती है, इसमें आ जाता है जैसे कि देखो शारीरिक आवश्यकता किस चीज की जरूरत है, अपने शरीर को, जैसे भूख प्यास नींद हो गई, हवा भूख प्यास नींद, ये आता है। यानी कि जो अपनी शारीरिक आवश्यकता सबसे पहले इसको मतलब महत्व दिया जाता है। अगर ये नहीं है तो फिर बंदा जो द्वितीय सेकंड स्तर पे आएगा, चाहे नौकरी हो गई, चाहे कुछ भी मान लो, मकान मान लो, चाहे मकान की आवश्यकता है ना, तो उसका क्या करेगा, अगर उसकी शारीरिक आवश्यकताएं कंप्लीट नहीं है, वो वहां पर ही अगर संतुष्ट नहीं है, तो उनको पहले जो जरूरत है भूख प्यास नींद
नींद इनकी जरूरत है। तो निम्न स्तर की होती है ये आवश्यकताएं। जो ये शारीरिक आवश्यकताएं होती है, शारीरिक आवश्यकताएं होगी सुरक्षा, जो आवश्यकताएं ये मानव के साथ साथ पशुओं में भी विद्यमान होती है, क्योंकि शारीरिक खाने जो भूख है, प्यास है, नींद है, ये मतलब जो पशु होते हैं उनको भी इनकी जरूरत पड़ती है। भूख पशुओं को भी तो लगती है। जैसे कि गर्भावस्था के दौरान शिशु है उनको शारीरिक आवश्यकता जैसे भोजन और सुरक्षा की आवश्यकता भी महसूस होती है भाई। और जो मनुष्य है वो अकेला नहीं रह सकता, इसलिए उसे समूह है यानी कि परिवार है, जो समाज है उसकी भी मतलब बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जो मध्य स्तरीय जो सेकंड है वो सुरक्षा समूह है, वह समान है यानी कि आत्मीयता की आवश्यकता। और जो तीसरी है वो उच्च स्तरीय है, उच्च स्तर वाली इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि आत्म सिद्धि की आवश्यकता कौन सी है तो ये उच्च स्तरीय है। तो मेस्लो के अनुसार मानव की जो आवश्यकताओं सबसे उच्च श्रेणी का स्तर है वो यही है, आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं। ये लो दोस्तों, एक बार यहाँ समझ लेते हैं। वैसे अभी प्रेरणा में ये करेंगे, फिर भी आप यहाँ पर एक बार मोटा मोटा समझ लो कि देखो जो ये इनके अब्राहम मेस्लो की आवश्यकता का सिद्धांत है यानी कि आवश्यकताओं का पदानुक्रम जो सिद्धांत है, इसमें निम्न स्तर, मध्य स्तर, उच्च स्तर 3 है। तो निम्न स्तर में आता है वो सबसे पहला शारीरिक आवश्यकता होती है कि अगर शारीरिक आवश्यकता ही कंप्लीट नहीं हो रही जैसे भूख प्यास नींद, तो फिर वो सुरक्षा की आवश्यकता का क्या करेगा, कानून की, इनका रक्षा मकान की आवश्यकता का क्या करेगा। आवश्यकता की जब जरूरत पड़ेगी, अगर वो यहाँ बिल्कुल संतुष्ट है, उनका भूख प्यास नींद ये सब कुछ सही है, उनको मतलब इस प्रकार से वो संतुष्ट है कि जो पहला पड़ाव है शारीरिक आवश्यकता उनकी कंप्लीट हो रही है, निम्न स्तर इसको बोलते हैं। उसके बाद में उनकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी जो नीड है, तो इसमें आ जाता है इनका आतंकवाद से रक्षा, कानून मकान की आवश्यकता। फिर इनको इनकी जरूरत पड़ती है जो कि ये मध्य स्तर में आते हैं, तीनों के तीनों ही। कौन से? सुरक्षा आवश्यकता का समूह है, जो आत्मीयता स्नेह का आवश्यकता है और सम्मान की आवश्यकता, ये मध्य स्तर में आते हैं। जो उच्च स्तर वाला आता है वो आता है यानी कि आत्म सिद्धि की आवश्यकता, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो निम्न स्तर है भूख प्यास नींद यानी कि शारीरिक आवश्यकता की जरूरत है, और मिड जो बीच का मध्य स्तर है उसमें आता है सुरक्षा आवश्यकता और स्नेह आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। तो रहने के लिए मनुष्य को किस चीज की जरूरत होती है? रहने के लिए जो मनुष्य को आवश्यकता होती है मकान, और सुरक्षा के लिए जरूरत होती है वो कानून की आवश्यकता होती है। क्योंकि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता, इसलिए उसको समूह की भी जरूरत पड़ती है, यानी परिवार या समाज की भी जरूरत होती है। तो इसके बाद में वो सामाजिक प्रतिष्ठा में महसूस करता है कि उसको समाज से किसकी जरूरत पड़ती है, समाज से उसको सम्मान की जरूरत होती है। तो देखो सबसे पहले जो पड़ाव है भूख प्यास नींद जरूरी है, फिर उसको इन चीजों की मकान की जरूरत पड़ेगी। फिर वो क्या करेगा, अगर मनुष्य है वो अकेला नहीं रह सकता, सभी को पता है हाँ भाई उसको परिवार समाज इनकी जरूरत पड़ती है, समूह की। फिर उसको सम्मान, अगर समाज में रह रहा है तो वहां उसको सम्मान भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए। तो सम्मान की आवश्यकता, संबंधियों व समाज से सम्मान की आवश्यकता। जो लास्ट है उच्च स्तर वाला है वो है आत्म सिद्धि की आवश्यकता, यानी इन सभी को प्राप्ति होने पर आत्म सिद्धि, अगर इन सब की प्राप्ति हो जाती है उनको, फिर सभी की प्राप्ति होने पर उनको आत्म सिद्धि की प्राप्त हो जाती है। तो उच्च स्तर वाला इंपॉर्टेंट आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो अब जो बचते हैं वो आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर लंबी वीडियो हो जाती है तो आप भी बोर हो जाओगे, याद होने चाहिए, थोड़े करो।